प्रिय विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। आज हम 12वें भाग के साथ आपके बीच उपस्थित है। प्रश्नमाला 3 का जो ये भाग है, प्यारे विद्यार्थियों, आज हम 3.5 पर बात करेंगे और 3.5 के हम 4 पहले क्वेश्चन के 4 क्वेश्चनों को हम यहाँ पर हल करेंगे। तो यहाँ पर जो नई विधि आ रही है वो आ रही है व्रज गुणन विधि। कौन सी विधि? व्रज गुणन विधि। और व्रज गुणन विधि को आपको समझना है कि व्रज गुणन विधि को हम सरल किस प्रकार करते हैं। प्रश्नों को सरल करें उससे पहले मैं कुछ आपको इसकी जो मुख्य जो थ्योरी है, इसका जो मुख्य कंसेप्ट है वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पर दे रखा है कि किसका हल अद्वितीय है, किसका हल नहीं है, या किसके अपरिमित रूप से अनेक हल है। मैंने आपको बताई थी कंडीशन बताई थी। जैसे मैंने 2 लीनियर इक्वेशन लिए, 2 रैखिक समीकरण a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ये समीकरण 1 और समीकरण नंबर 2। इस तरह के समीकरण 2 आपको मिलेंगे और मिले हुए हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर आपको पता लगाना है कि किसका अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है, किसका अपरिमित रूप से अनेक हल है। पहली कंडीशन मैंने बताई थी आपको अद्वितीय हल वाली। अद्वितीय हल, अद्वितीय हल के लिए मैंने आपसे कहा था, क्या कहा था कि a1 बटा a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1 बटा b2। अगर ऐसी कंडीशन हो तो ये अद्वितीय हल होगा इसका। और मैंने कहा था दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, वहाँ पर ये प्रतिच्छेद यहाँ पर काम नहीं आएगा, केवल आपको ये काम में आएगा। क्योंकि अगर अद्वितीय हल है तो हम कौन सी विधि का प्रयोग करेंगे? व्रजगुणन विधि का प्रयोग करेंगे। और अगर अद्वितीय हल नहीं है तो हम कोई सी भी दूसरी विधियाँ उससे सवाल को सरल करेंगे, क्योंकि उसने कहा यही है कि अद्वितीय हल की स्थिति में आपको व्रजगुणन विधि से हल करना है। तो पहली कंडीशन अद्वितीय हल तो ऐसा होता है, लेकिन आपको ये भी चाहिए कि किसका हल नहीं है। तो सेकंड वाला जो भाग था वो मैंने बताया था कि कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। कोई हल नहीं के लिए मैंने आपसे कहा था कि a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर नहीं है c1 बटा c2 के। ये मैंने आपको बताई थी कि a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। देन हमने कहा था कि इसका कोई हल नहीं होगा अगर ऐसी कंडीशन है। और जिसका कोई हल नहीं होता तो उसका आप ग्राफ भी नहीं खींच पाओगे, क्योंकि वो दोनों ग्राफ खींच पाएंगे लेकिन उत्तर नहीं ला पाएंगे हम x और y का। क्योंकि जो ग्राफ हम खींचेंगे उस पर क्या करेंगे, दोनों रेखाएं क्या होगी, समांतर होगी। और समांतर रेखा की जैसे कि हम डेफिनेशन जानते हैं कि ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेगी, यानी काटेगी नहीं, क्रॉस नहीं करेगी। या हम दूसरे तरीके से कहें कि दोनों रेखाओं के बीच की जो जगह है, यानी बीच की जो दूरी है, वो दूरी प्रत्येक स्थान पर क्या होती है, बराबर, जैसे रेल की पटरी। अब जैसे तीसरी कंडीशन और है, कोई हल नहीं की भी हमने बात कर ली। यहाँ पर है अपरिमित रूप से अनेक हल। तीसरी कंडीशन में मैंने बताया था आपको अपरिमित रूप से अनेक हल, अनेक हल। इसके लिए मैंने आपको बताया था कि a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर c1 अपॉन c2। ये कंडीशन बताई थी। इस कंडीशन में हमने कहा था कि अपरिमित रूप से क्या होंगे, अनेक हल होंगे। तो ये तीनों कंडीशनें हमारे जहन में होनी चाहिए, हमारे मनोमस्तिष्क में होना चाहिए कि पहली जो कंडीशन है अद्वितीय हल वाली, a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, तो ये हम बात करेंगे व्रजगुणन विधि से। और अगर ये दोनों है तो हम व्रजगुणन विधि से सवाल को यहाँ पर हल करने के लिए उसने नहीं कहा, हम स्वतंत्र है फिर कोई सी विधि से उसको हल करें। तो यहाँ पर है सेकंड नंबर पे कोई हल नहीं। कोई हल नहीं के लिए मैंने आपको बताया था a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। देन थर्ड वाला था अपरिमित रूप से अनेक हल। अनेक हल का अर्थ हो गया कि एक रेखा, ये रेखा है, इसी के ऊपर दूसरी रेखा रखी हुई है। तो एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा रखी हुई है तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं संपाति। और संपाति में प्रत्येक बिंदु क्या कर रहा है, स्पर्श कर रहा है। तो प्रत्येक बिंदु जब स्पर्श कर रहा है तो यहाँ पर अनेक हल होंगे। और अनेक हल वाली कंडीशन है a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। देन ये तीनों कंडीशनें आपको अच्छे से याद करनी पड़ेगी। एक कंडीशन और आपको याद करनी पड़ेगी, वो अब मैं बता रहा हूँ। वो कंडीशन ये है, विधि
इसके विधि को आप अच्छे से समझ लें। जैसे दो समीकरण है, अभी समीकरण से हमको विधि हमारे पास है ब्रजगुणन विधि, उस ब्रजगुणन विधि से आपको सवाल हल करना है। सवाल किस प्रकार हल करेंगे, ये दोनों समीकरण है, यहाँ पर हम लिखेंगे x, ऐसे लाइन खींच देंगे, फिर बराबर ये y, इस प्रकार लाइन खींच देंगे, ये x y आपने दोनों लिख दिए। उसके बाद में आप लास्ट में लिखें यहाँ पर 1, क्योंकि अचर है। आप चाहें तो यहाँ पर ऐसे दो खड़ी लाइनें भी खींच दें, सुविधा की दृष्टि से अच्छा रहेगा। अब देखिए x जहाँ पर है, x के नीचे जो डिब्बों में जो आप संख्या रखोगे, इस x को तो आप छिपा लो। बच क्या रहा है, b1 b2 c1 c2। ये y को हम यहाँ पर नहीं लिखेंगे, y का गुणांक लिखेंगे b1, फिर दूसरे y का क्या लिखेंगे b2। तो यहाँ पर लिख दिया मैंने b1 और b2, ठीक। यहाँ पर क्या लिख दिया c1 और c2। आपने किया क्या, ये x था तो x वाली टर्म्स को हमने छुपा ली। यहाँ पर बचा क्या, b1 b2, ये b1 b2 लिख दिया, c1 c2, ये c1 c2 लिख दिया। अब y वाला टर्म, y वाला छिपा लो, क्या बच रहा है a1 a2 c1 c2। यहाँ पर लिख दिया मैंने a1 a2 c1 c2। अब क्या करते हैं, एक यानी अचर वाला छिपा लो, तो ये आ गया a1 अपॉन a2, ये b1 और इसके नीचे लिख दो b2। आपने ही लिख दिया। लिखने के बाद में अब आपको मान निकालने के लिए यहाँ पर x लिखें, फिर वही बराबर y लिखेंगे, फिर वही बराबर क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे, ठीक। अब सबसे पहले जो हमारा जो गुणा करने का जो कार्यक्रम होगा वो होगा, इसको इधर से गुणा करेंगे। तो यहाँ पर हमने गुणा कर दिया b1 c2 और यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगाएंगे। अब यहाँ पर ऐसे गुणा नहीं करेंगे, इस तरीके से गुणा करेंगे। दूसरे वाले में यह आ गया a2 c1, तीसरे वाले में फिर इस तरीके से गुणा करेंगे, तो ये आ गया a1 b2। आप समझ गए होंगे। और सबके आगे किसका चिन्ह लगा दो, माइनस का लगा दिया। अब जो बच रहे उसको गुणा कर लो। b2 को किससे गुणा करेंगे, b1 से, ये b2 गुणा c1, ये आ गया c1, कोष्टक बंद। इधर से a1 c2, ये आ गया a1 c2, ये आ गया a2 b1। आपने गुणा करके देख लिया यहाँ पर। अब आपको मान निकालना है, क्योंकि ये भी पूरी जो संख्या है, ये पूरी संख्या है, ये पूरी संख्या है, तीनों एक दूसरे के क्या बराबर है। तो पहली वाली संख्या को लास्ट वाली के बराबर लिख देते हैं। तो ये आ गया x बटा b1 c2 माइनस b2 c1 बराबर 1 बटा a1 b2 माइनस a2 b1। ये लिख दिया। ब्रजगुणा कर दो, ये वाली संख्या ऊपर चले जाएगी, तो x बराबर आ गया b1 c2 माइनस b2 c1 अपॉन, ये नीचे है ही a1 b2 माइनस a2 b1, ठीक। इसी तरह इस सेकंड वाले को थर्ड के बराबर कर लो, तो y बटा a2 c1 माइनस a1 c2 बराबर, ये आ गया 1 बटा a1 b2 माइनस a2 b1, ठीक। ये लिख दिया हमने। अब ये चली जाएगी ऊपर, तो ये आ गया y बराबर a2 c1 माइनस a1 c2 बटा, ये नीचे का नीचे रहेगा a1 b2 और a2 b1। ये आपका x और y का क्या निकल गया, मान निकल गया। ये a b और c जो है ये आपको संख्या के रूप में दिखेगी। जैसे यहाँ पर a2 है, a1 2 है, a2 आपके पास 3 है, b1 1 है, b2 2 है, ये c1 इधर आएगा माइनस का 5 और c2 इधर आएगा तो माइनस का 8। तो ये आपको जो a b और जो c वाला जो आपको डिजिट मिल रहा है, ये किस में होगी, संख्या में होगी, और संख्या के रूप में आपको उत्तर मिलेगा। हाँ, कई प्रश्नों में a b c के रूप में भी है, तो उन प्रश्नों को हम उस तरीके से हल करेंगे। अब बढ़ते हैं सवालों की ओर। अब लेते हैं इसका पहला ही प्रश्न। पहले प्रश्न में कहा आपको दो रेखिक समीकरण दिए हुए हैं, x माइनस 3y माइनस 3 बराबर 0, समीकरण नंबर 1, और दूसरा है 3x माइनस का 9y माइनस का 2 बराबर 0, समीकरण नंबर 2, ठीक। अब पहले तो आपको पहचानना है कि अद्वितीय हल है या कोई हल नहीं है या अपरिमित रूप से अनेक हल है। उसके लिए यहाँ पर लिखेंगे हल में a1 बराबर बताओ, x के आगे क्या हो गया 1, a2 बराबर बोलो 3, इधर से b1 बराबर बोलो कितना, माइनस का 3, b2 बराबर बोलो माइनस का 9,
C1 बराबर बोलो -3, C2 बराबर बोलो -2। जांच कर लो। A1/A2 बराबर कितना, 1/3। B1/B2 बराबर कितना है, -3 बटा -9, माइनस माइनस प्लस, ये हो गया 1/3, क्योंकि 3 एकम 3, 3 तिया 9, तो 1/3। और C1/C2 बराबर -3 बटा -2, माइनस माइनस प्लस 3/2। तो अब कह दोगे कि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2 के। आप कह दोगे सर ये वाली कंडीशन आई, और इस वाली कंडीशन को हमको पता है। हमको क्या पता है कि इसका कोई हल नहीं होता। मैंने अभी जो आपको जस्ट पूर्व में बताया था कि अपरिमित रूप से अनेक हल वाली कंडीशन में तो बराबर होते हैं, और ये तीसरा वाला कंडीशन है, पहले बराबर है दूसरे में बराबर नहीं है, तो इसके लिए हम कहेंगे इसका कोई हल नहीं है। दोनों रैखिक समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है। अब आप कहोगे सर जब कोई हल है ही नहीं तो आप कौन सी विधि से हल करोगे? यहाँ पर हल ही नहीं है, क्योंकि दोनों रेखाएं क्या है, समांतर है। दोनों रेखाएं क्या है, समांतर है। और दोनों रेखाएं समांतर है तो रेखाओं को तो आप आलेख में ड्रॉ कर सकते हो, बट x और y का मान तो आप निकाल ही नहीं सकते, क्योंकि वो दोनों रेखाएं तो एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी ही नहीं, और प्रतिच्छेद करेगी नहीं तो आपको हल निकलेगा नहीं। और इसने कहा भैया कि रैखिक जो समीकरण युग्म है अगर कैसी स्थिति में है, अद्वितीय हल की स्थिति में, तो ही आपको ब्रजगुणन विधि से हल करना है। तो यहीं ये सवाल पूरा हो गया। अब बढ़ते हैं सेकंड वाले क्वेश्चन पे। ये आ गया आपके पास सेकंड रैखिक समीकरण, और 2 रैखिक समीकरण है। सेकंड वाले क्वेश्चन में आपको जांच करनी है कि ये तीनों कंडीशनों में से कौन सी कंडीशन है, अद्वितीय हल है या कोई हल नहीं है या परिमित रूप से अनेक हल है, उसकी जांच करेंगे। तो 5 और 8 को भी इधर पक्षांतरण कर लें आप। तो यहाँ पर आ जाएगा 2x + y, ये -5 बराबर 0, समीकरण नंबर 1। दूसरा 3x + 2y, 8 को इधर ले आओ, -8 बराबर 0, समीकरण नंबर 2। ठीक। अब देखो यहाँ पर आपको जांच करनी है। तो यहाँ a1 बराबर 2, a2 बराबर कितना 3, b1 बराबर कितना 1, और b2 बराबर कितना 2, c1 बराबर कितना -5, c2 बराबर कितना -8। अब देखो a1/a2 बराबर कितना 2/3, b1/b2 बराबर कितना 1/2, c1/c2 बराबर कितना -5 बटा -8 माइनस माइनस प्लस। तो ये देखो a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के। देखो आप, ये 2/3 है, 1/2 है, तो क्या बराबर है क्या? ये बराबर नहीं है। और जब बराबर नहीं है तो कैसा हल होगा? आप कहोगे सर अद्वितीय हल होगा। अतः रैखिक समीकरण युग्मों के या युग्मों का अद्वितीय हल होगा, अद्वितीय हल होगा। अब जब हल होगा तो ये आपको विधि से सरल करना पड़ेगा। विधि आपकी कौन सी है? आप कहोगे सर ब्रजगुणन विधि है। करते हैं ब्रजगुणन विधि से। वही आप 1 से लिखोगे बराबर, y लिखोगे बराबर, 1 लिखोगे बराबर, वही डिब्बे बना दो, ये डिब्बे बन गए। ठीक है, कई पुस्तकों में डिब्बा नहीं बना रहे, हमने तो सुविधा की दृष्टि से बना लिया। ठीक, यहाँ पर हम क्या लिखते थे, x को तो छिपा लेते थे, ये x को छिपा लिया, और y वाली कंडीशन यानी y का गुणांक 1, यह कितना है 2, यह कितना है -5, ये कितना -8। ठीक, अब y वाले में y को छुपा लो, तो यहाँ तो आ गया 2 और ये 3, ये x का लिख दिया 2 3, और y का छिपी गया -5 और -8, -5 और -8। अब ये अचर वाला छिपा लो, तो क्या आएगा 2 3 1 और 2। ठीक है, आपने लिख दिया। अब आपने लिखने के बाद में अब आपको क्या करना पड़ेगा, गुणन करना पड़ेगा। तो गुणन के लिए मैंने बताया था सबसे पहले इसको इससे गुणा करेंगे,
माइनस के 8 को 1 से, फिर 3 को किससे, माइनस के 5 से, फिर 2 को किससे, 2 से, यानी कि उल्टा n हो गया ये ऐसे, समझ गए। सबसे पहले ऐसे गुणा, फिर ये गुणा, फिर ये गुणा, ठीक, उल्टे n के रूप में हो गया। तो ये x बराबर माइनस के 8, माइनस का चिन्ह, 2 को माइनस के 5 से गुणा करेंगे तो माइनस का 10, ठीक। इसके बाद में बराबर y, 3 को माइनस के 5 से गुणा करेंगे तो माइनस का 15, माइनस आएगा यहाँ पर, ये 8 दूना 16, 16 किसका, माइनस का, ठीक, बराबर 1/2 दूना 4, माइनस का 3 एकम 3, x बटा माइनस का 8, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, ये 10, y माइनस का 15, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, ये 16, 1/1, ठीक। अब देखिए यहाँ पर x बटा कितना, 10 में से 8 गया तो कितना बचा, 2, y 16 में से 15 गया तो कितना बचा, 1, 1/1। पहला वाला जो नंबर है x/2 को किसके बराबर करेंगे, 1/1 के बराबर करेंगे, तो x/2 बराबर 1/1, तो ब्रज गुणा कर दो, 1 को 1 से गुणा किया तो x, और 1 को 2 से गुणा करेंगे तो 2 एकम 2, ये x का मान आ गया। अब किसको, सेकंड वाले को थर्ड के बराबर कर लो, तो y/1 बराबर 1/1, ब्रज गुणा करेंगे तो y बराबर कितना आ जाएगा, 1। आपके पास यहाँ पर आंसर निकल के आया है कि आंसर में आपने कहा कि सर y की वैल्यू तो कितनी आई है, 1 आई है, और x की वैल्यू आपके पास कितनी निकल के आई है, 2 आई है। इस तरीके से आपको करना है। अगर ये वाला डिब्बा आपने सही जमा लिया और आपको गुणा करना आ गया कि पहले इस तरीके से गुणा करते हैं, फिर तीर का निशान इस तरीके से बन जाता है, फिर इस तरीके से हो जाता है, यानी कि आपके पास ये उल्टा n बन गया। ये उल्टा n को ध्यान रखना, पहले इस तरीके से करते हैं गुणा, फिर इस तरीके से, फिर इस तरीके से। अगर ये उल्टा n वाली थ्योरी समझ आ गई तो आपका सवाल हल हो गया। तो ये विधि कौन सी थी, आप कहोगे सर ब्रज गुणन विधि है। यहाँ तो उसने पूछा है, कई सवालों में नहीं पूछेगा, नहीं आप तो कुछ भी ज्ञात मत करो, आप तो सीधे ब्रज गुणन विधि से x और y का मान निकालो, तो आप इस तरीके से वहाँ पर निकालोगे। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर। थर्ड वाले प्रश्न में अब जांच करेंगे कि अद्वितीय हल है या कोई हल नहीं है, या परिमित रूप से अनेक हल है। तो इसके लिए क्या करते हैं, इसको पहले 20 को 40 को इधर ट्रांसफर कर लेते हैं, तो आपके पास आ गया 3x माइनस 5y, ये 20 को इधर पक्षांतरण करोगे तो माइनस का 20 बराबर 0, समीकरण नंबर 1। अब दूसरा देखो 6x माइनस के 10y, ये 40 को इधर पक्षांतरण करो, माइनस का 40 बराबर 0, समीकरण नंबर 2, ठीक। अब देखिए आपको जांच करनी है, तो यहाँ पर a1 बराबर कितना है 3, a2 बराबर कितना है 6। अब आ जाओ b1 बराबर कितना, माइनस के 5, और b2 बराबर कितना है, माइनस का 10। अब c1 बराबर कितना है, माइनस का 20, c2 बराबर कितना है, माइनस का 40, ठीक है। आपने a1 का मान रख दिया 3, a2 का मान रख दिया 6, b1 का मान रख दिया माइनस के 5, b2 का मान रख दिया माइनस का 10, c1 का मान रख दिया माइनस का 20, c2 का मान रख दिया माइनस का 40। अब देखो a1/a2 3/6, 3 एकम 3 और 3 दूना 6, ठीक। अब आ जाओ b1/b2, यानी कि -5 बटा माइनस का 10, माइनस माइनस प्लस, 5 एकम 5, 5 दूना 10। अब आ जाइए c1/c2, माइनस का 20 बटा माइनस का 40, माइनस माइनस प्लस, 20 एकम 20, 20 दूना 40, ठीक। अब आपके पास कंडीशन क्या आ गई है, तीनों ही बराबर आ गई कि नहीं आ गई। आप कहोगे सर a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, ये आपके पास आ गया कि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, ये बराबर है। तो आपके पास कौन सी कंडीशन आ गई, आप कहेंगे सर वो बराबर वाले में तो आपने संपाति वाली बताई थी, और संपाति वाली में क्या कहा था आपने कि सर वो जो एक रेखा होती है दूसरी रेखा के ऊपर संपाति होती है, तो अपरिमित रूप से उसके अनेक हल होते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः रेखिक समीकरण युग्म या युग्मों के हल अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे,
और जब अनेक हल होंगे तो हमको इस विधि से करना ही नहीं है, क्योंकि उसने पहले हमको प्रतिबंध लगा के भेजा है कि नहीं, आपको तो कौन सी विधि करनी है, अद्वितीय हल हो तो आपको ब्रजगुणन विधि करनी है। तो हमारा सवाल ये यहाँ पर ही समाप्त होता है। आप चलते हैं इसके चौथे वाले सवाल की ओर। चौथे प्रश्न में देखिए, ये आपके पास चौथा प्रश्न है, जांच करनी है अद्वितीय हल है या कोई हल नहीं है या परिमित रूप से अनेक हल है। तो यहाँ पर लिखेंगे a1 बराबर क्या है, 1, x के आगे 1 ही है। a2 बराबर कितना है, 3। b1 बराबर देखिए, आप यहाँ पर कहोगे सर b1 बराबर है -3। b2 बराबर बताइए, b2 बराबर भी -3। c1 बराबर बताइए -7। c2 बराबर -15। अब देखो a1 बटा a2 और b1 बटा b2 बराबर नहीं है, क्यों, देखो a1 बटा a2 बराबर 1/3, b1 बटा b2 ये माइनस माइनस प्लस 3/3, यानी कितना हो गया 1/1। ये दोनों बराबर नहीं है, तो जब दोनों बराबर नहीं है तो आप लिखोगे a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। देन इसके क्या होंगे, हल कैसे होंगे, अद्वितीय हल होंगे। अतः हल अद्वितीय होगा, हल अद्वितीय होगा। अब अद्वितीय हल जब होगा तो आप कह दोगे सर इसके तो सवाल को हमको आगे तक करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि इसका अद्वितीय हल उसने यहाँ पर कह रखा है। क्यों कह रखा है, क्योंकि यहाँ पर आपके पास जो कंडीशन है वो 1/3 इज नॉट इक्वल टू 1/1 आपके पास है, 1/3 इज नॉट इक्वल टू 1/1। तो ये सी वाली कंडीशन के अंदर आप कह दोगे सर ये वाला कंडीशन लगेगा और इसका हल क्या होगा, अद्वितीय हल होगा। अब अद्वितीय हल है तो आपको करना पड़ेगा हल, और विधि आपके पास है ब्रजगुणन विधि। लो ब्रजगुणन विधि से करते हैं हम सवाल। तो वही x लिखेंगे बराबर y लिखेंगे बराबर 1, ये बराबर ये हम ये डिब्बे बना लेंगे, ब्रैकेट्स बना लेंगे। अब ब्रैकेट से क्या है, थोड़ा सी हमको सुविधा हो जाती है, कई पुस्तकों ने ब्रैकेट से नहीं बना रखा, डायरेक्ट ही कर रही है वो। अगर आप बना भी लोगे तो आपके नंबर नहीं कटेंगे, ध्यान रखना। तो यहाँ पर देखो x के आगे कुछ नहीं है तो क्या मानते हैं 1, इसका गुणांक 1 है, 1 3 -3 ओ सॉरी हमने गलत लिख लिया। यहाँ पर क्या करते हैं, देखो x है, x को छिपा लेते हैं, तो ये x की जगह क्या लिखो आप, y लिखो यहाँ पर, ठीक है। ये x को छिपा लिया, अब आ गया y का कितना -3 इधर कितना -7 और -15, ठीक। अब देखिए आगे, अब y को छिपा लो, ये आ गया 1/3 और ये -7 -15। अब अचर वाला छिपा लो, 1 3 -3 ठीक है। अब क्या करते हैं, सबसे पहले इस तरीके से गुणा होता है, फिर इस तरीके से गुणा करेंगे, फिर इस तरीके से गुणा करेंगे। मैंने आपको बताया था उल्टा n, सबसे पहले ऐसे, फिर ये गुणा और फिर इस तरीके से गुणा। ये उल्टा n वाली विधि अगर आपको याद है तो सवाल हो जाएगा। तो ये x -15 को -3 से गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 15 × 45, -3 को -7 से गुणा करेंगे, 7 × 21, माइनस माइनस प्लस का 21 हो गया, तो ये 21, ठीक, बराबर y, 7 × 21 माइनस का 21 और ये 15 एकम 15, ये माइनस का होगा तो माइनस ये पहले से है तो किसका हो गया, प्लस का, बराबर 1/-3 और -3 × 9 और ये किसका माइनस का है तो ये किसका हो गया, प्लस का, 9 हो गया, ठीक। आपके पास आ गया कि सर हमने 45 - 21 और माइनस का 21 और कितना प्लस का 15 और आपके पास -3 और प्लस का 9 हमने सरल कर लिया। अब देख लीजिए यहाँ पर आगे, ये 5 में से 1 गया तो 4 में से 2 गया तो 2, 24 बराबर y, 15 में से 21 गया तो कितना बचा, आपको सर माइनस में बचेगा, कितना बचेगा 6, फिर 1 ये 9 में से 3 गया तो कितना बचा, 6 बचा। पहले वाले नंबर को थर्ड वाले के बराबर कर लो, x/24 बराबर 1/6, 24 बरस गुणा होकर चले गया तो x बराबर, देखो 6 को 1 से गुणा किया तो 6x, 24 एकम 24, तो x बराबर 24/6, तो x बराबर 6 चौके 24, x का मान कितना आ गया, 4 आ गया, ठीक। अब एक बार सेकंड को थर्ड के बराबर कर लो, तो y बटा -6 बराबर 1/6, ठीक, ब्रज गुणा करते हैं, तो 6 को y से गुणा किया तो हो गया 6y और -6 को 1 से गुणा किया तो -6, तो y बराबर
-6/6, तो आपके पास y बराबर कितना आ गया -1। आपके पास x की जो वैल्यू आपने जो निकाली है वो तो आपके पास आ गई कितनी 4, और y की जो वैल्यू आपने निकाली है वो निकाली -1 निकाली है। तो इस तरीके से आपको ये प्रश्न आने चाहिए। अगर ये प्रश्न आ गए, क्योंकि जांच करनी है पहले तो, और जांच करने के बाद में विधि कौन सी है, ये विधि हम कर रहे हैं विलोपन विधि से। कौन सी विधि से? ये विलोपन विधि से हमने इस सवाल को हल किया है। इस प्रश्नावली में हम बात विलोपन की करेंगे अधिकतर, और जो क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 जो अगले आने वाले हैं वो शुद्ध विलोपन विधि के हैं। उसमें आपको जांच भी करनी है, जांच करके विलोपन विधि से आपको उसको सरल भी करना है। प्यारे विद्यार्थियों, इन प्रश्नों की आप प्रैक्टिस करें। इसमें मुख्य फंडा यही है कि आप इस तरीके से, जैसे x का है, x के नीचे संख्या लिख रहे हो तो x वाला तो छिपा लो आप। अब y, यहाँ पर y का गुणांक कितना, -3, -3, -3, और अचर पद -7 और -15 ही लिख दिया। y को छिपा लो। तो ये कितना x क्या है, कुछ भी नहीं है, तो 1 है, 3, और ये -7 -15, ठीक। इस तरीके से अचर का आ गया तो 1 और 3, ये 1 और 3, और y में कितना है -3। फिर बाकी तो एक बार इधर गुणा कर लें, एक बार फर्स्ट में इधर, एक बार इधर, यानी कौन सा, उल्टे n की तरह। यानी जो आपके अंग्रेजी का कैपिटल लेटर में जो n होता है उसकी तरह अगर आपने मल्टीप्लाई किया तो आप इस प्रश्न को बड़े बखूबी तरीके से आप सरल कर लोगे प्यारे विद्यार्थियों। और मेरा ये मानना है कि आप निश्चित तौर पर आप बिल्कुल हमारी क्लास को देख रहे हैं, और मैं कल आपके बीच में मेरे फेसबुक पेज पे बिल्कुल आपके बीच लाइव आऊँगा। लगभग 10 मिनट में आपसे चर्चा करूँगा। आप उस पर ज़रूर मेरे से लाइव चैट करें, मेरे से आप बात करें जहाँ जहाँ भी समस्या है, क्योंकि हम लगभग 3 प्रश्नावलियाँ हमारी पूर्णता की ओर है। और ये तीसरी प्रश्नावली बड़ी प्रश्नावली इसलिए आपको पता है कि भाग अभी 12 नहीं है, वो हो सकता है कि भाग 18 तक चले जाए, क्योंकि अभी तो इसमें ये जो प्रश्नमाला 3.5 है उसके बाद में 3.6 आने वाली है, तो वो प्रश्नावली बड़ी है तीसरी। तो कल मैं आपको कल सुबह समय आपको मैं बता दूंगा, और वहाँ से आप मेरे फेसबुक पेज पे मेरे से बात करें। मैं आपसे निश्चित तौर पर बात करूँगा, और उसका प्रसारण हम यूट्यूब पे भी करेंगे। तो आप निश्चित तौर पर उसको यूट्यूब पे बिल्कुल रिकॉर्डिंग मोड पे आप उसको देख पाओगे। प्यारे विद्यार्थियों, आज के लिए इतना ही। कल फिर मैं आपके लिए एक नई ऊर्जा के साथ और नए इस चैप्टर के जो पार्ट है उसके साथ मैं आपके बीच उपस्थित होऊंगा। आप इस चैनल को सभी साथी विद्यार्थियों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइबर कराएं, जिससे कि मेरे जो नोटिफिकेशन आएंगे वो आप तक बिल्कुल पहुंच जाएं। गणित के साथ आप मेरे साथ और मैं गणित के साथ, तो हम तीनों का ट्रायंगल हो गया। मैं गणित और आप, तो तीनों का ट्रायंगल इस तरीके से बनना चाहिए कि हमारी गणित का जो कौशल है वो अच्छे से डेवलप हो, और गांव के उस अंतिम छोर पे बैठा हुआ विद्यार्थी गणित को बखूबी से बहुत अच्छी तरीके से सीख पाएँ। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं। थैंक यू।